नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं दलितों से कितने दूर कितने पास। दरअसल ये वर्ग विशेष की बात नहीं है, लेकिन यहाँ सियासत की समीक्षा है, ये राजनीतिक विश्लेषण है। बात हो रही है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में विंध्य और बुंदेलखंड संभाग में यदि हम बात करें तो लगभग 40 विधानसभा सीटों पर दलित मतदाता निर्णायक की भूमिका में होते हैं। और इस वर्ग को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के दलित मतदाताओं का दिल भारतीय जनता पार्टी अभी भी जीत नहीं पाई है। लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि विधानसभा चुनाव की तरह ही लोकसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल संभाग में दलित वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। संगठन इस बात से हैरान है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित कांग्रेस के कई दलित नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भी ग्वालियर चंबल में यह वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की आबादी में अनुसूचित जाति वर्ग की हिस्सेदारी 15.60% है। 35 विधानसभा सीटें भी अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की बात की जाए तो यहाँ का सबसे बड़ा एक सत्य एक है कि यहाँ जाति ही जीत का मंत्र होता है। यहाँ की जनता वोट डालने से पहले यह देखती है कि कौन सा प्रत्याशी किस जाति का है और किसे वोट डालना है। अंचल के चुनाव में जिन प्रत्याशियों को सबसे अधिक जातियों का समर्थन मिलता है वही जीत कर आता है। जातिगत समीकरण की बात कही जा रही है, जातिगत समीक्षा की बात कही जा रही है। हालांकि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली है। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली, लेकिन पार्टी के लिए अभी भी ये चिंतन का विषय है कि ग्वालियर चंबल अंचल के वो मतदाता जो दलित वर्ग से आते हैं, उनका आशीर्वाद, उनका मत अभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी उनका दिल जीतने के लिए क्या कोशिश कर रही है और अभी तक क्यों नहीं जीत पाई है, तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हैं। सौरभ दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। योगेश जी, आपका स्वागत करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप अहिरवार जी हमारे साथ हैं। प्रदीप अहिरवार जी, आपका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा योगेश गुप्ता जी से, आपके पास आना चाहूँगा कि बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल कर दी है, स्पष्ट बहुमत के साथ में रिकॉर्ड मतों से जीत करके, रिकॉर्ड सीटें जीत करके मध्य प्रदेश में सरकार बना ली है। लोकसभा की 29 सीटें जीत ली, लेकिन ग्वालियर चंबल अंचल के वो दलित मतदाता, वो वोटर्स, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं पर अभी भी भारतीय जनता पार्टी अपनी छाप नहीं छोड़ पाई है। इसका क्या वजह सामने आई है? क्योंकि चुनाव परिणामों की समीक्षा बैठक में यह बात सामने आई है कि इस अंचल के इन संभागों के मतदाता, वो मतदाता जो इस वर्ग से आते हैं, उनका दिल जीतने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह सफल नहीं हो पाई अभी। सूरज जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ जी। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 163 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जन आशीर्वाद मिला। उसमें मध्य प्रदेश में आदिवासी, दलित और जनजाति वर्ग की 80 सीटें, उन 80 सीटों में से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है। 2023 के विधानसभा चुनाव 2018 में जरूर कुछ सीटें कम हुई थी हम भारतीय जनता पार्टी की, जो 80 सीटें थी उसमें कांग्रेस को ज्यादा सीट मिल गई थी, तत्पश्चात उनकी सरकार बनी। लेकिन 13 में, उसके पहले 2008 में, उसके पहले 2003 में लगातार लंबे समय से, दशकों से आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनजाति वर्ग का आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिलता रहा है। भरोसा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बरकरार रखा है। लोकसभा चुनाव में भी अगर 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है तो निश्चित रूप से उसमें हमारी जनजाति बहुल क्षेत्र के आदिवासी भाई बहनों का भी पूरा विश्वास और उनका साथ है। मैं मत प्रतिशत की बात करूं या योगेश गुप्ता जी यदि बात करूं, मैं आ रहा हूं आपकी समीक्षा बैठक में जो आपने बात की उससे आ रहा हूं। हमारे अभी जो कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें जो मंथन के बाद अमृत निकला था, उस अमृत से तात्पर्य ये था कि 80% सीटों तक हम विजय श्री हासिल कर चुके हैं। जो अगर हम 20% बूथ हारे हैं तो वो क्यों हारे, तो उन बूथों को आगामी चुनाव में जीतने की मंशा रखते हुए
माननीय यशस्वी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी की दिशा निर्देशों के अनुरूप आगामी सालों में हम काम करेंगे, हमारा संगठन काम करेगा, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता काम करेगा और निश्चित रूप से हम अपने रिजल्ट को 80% से 100% की ओर ले जाने की ओर चिंतन मंथन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विपक्षहीन सरकार रहेगी फिर? देखिए, लोकसभा चुनाव में तो शून्य से समापन की ओर अग्रसर है कांग्रेस, उसमें कोई दो राय दिखती नहीं। जैसा आपने कहा कि 80% से हम 100% की ओर जाएंगे, तो वो 20% सीटें भी यदि भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो जाएंगी तो मध्य प्रदेश के विधानसभा के सदन में फिर विपक्ष विहीन सरकार होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये रहेगा कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस मुक्त देश हो। चलिए, कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश और कांग्रेस मुक्त देश हो और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो, इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेसियों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चल रहा है, ये विषय नहीं है, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूँगा। बात हो रही है कि जो समीक्षा बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, उस बैठक में एक बात निकल के सामने आई कि ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में वहाँ जो दलित मतदाता हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाता हैं, भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी दूरी बनी रही। हालांकि सीटें जीती गई, लेकिन मत प्रतिशत की बात करें या उस वर्ग के मतदाताओं की बात करें, वो बूथ जिन बूथों पर इस वर्ग के मतदाता अधिक हैं, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वो प्रत्याशित परिणाम नहीं मिले, उतना मत नहीं मिला। ये बात सामने आई। लेकिन यहाँ एक बात जरूर करना चाहूँगा प्रदीप जी मैं आपसे, कि उन वोटों को कांग्रेस भी अपने पक्ष में नहीं कर पाई है कि पूरी तरह वो मतदाता कांग्रेस के पक्ष में आ गए हों, या फिर एक बात और है, क्योंकि जैसे कि हम जिस चंबल की बात कर रहे हैं, जिस अंचल की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर सपा और बसपा का भी प्रभाव है। 2018 के चुनाव में हमने देखा कि वहाँ से सपा और बसपा के प्रत्याशी भी जीत करके आए हैं। बुंदेलखंड से भी एक प्रत्याशी जीत करके आई थी और ग्वालियर चंबल अंचल संभाग से भी जो है सपा बसपा के प्रत्याशी को जीत पहले भी मिलती रही है। ये अलग बात है कि इस बार नहीं मिली है, तो वो वोट जो है कांग्रेस को भी नहीं मिला। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे गुप्ता जी जो दिवा स्वप्न देख रहे हैं ना कि शून्य से समापन, तो ये दिवा स्वप्न तो मोदी जी ने भी 400 सीट अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था, तो उसमें तो इनको कामयाबी मिली नहीं। जहाँ तक मध्य प्रदेश में दलित वर्ग का साथ कांग्रेस को अभी तक किस स्थिति में मिला है और मिल रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पाठक जी कि मध्य प्रदेश में दलित समाज कांग्रेस के साथ जितना होना चाहिए उतना कांग्रेस के साथ नहीं रहा है। हम 2018 में जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, उसमें कांग्रेस के साथ पूरा दलित समाज बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहा, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले कुछ समय से समाज को गुमराह किया, दलित वर्ग को, लेकिन दलित वर्ग भी अब धीरे धीरे समझ रहा है। और जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो कैंपेनिंग की कि संविधान खतरे में है, और राहुल जी ऐसे ही नहीं कह रहे थे कि संविधान खतरे में है, वाकई में देश में संविधान खतरे में है। कल ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाया जाए, अंडर ग्रेजुएट एक सेशन में मनुस्मृति को पढ़ाया जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी और गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, क्या गुप्ता जी मनुस्मृति का समर्थन करते हैं? जो मनुस्मृति देश के दलित, आदिवासी और पिछड़ों को पढ़ने की आज़ादी नहीं देती, जो इस देश की महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं देती, देश की महिलाओं को आगे बढ़ने की आज़ादी नहीं देती, जो हमें शिक्षा का अधिकार नहीं देती, जो बोलने का अधिकार नहीं देती, जो मनुस्मृति, उस मनुस्मृति को केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहती है। लेकिन अभी और आपने संविधान की बात कही प्रदीप जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपके संज्ञान में भी होगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो एक तरफ राहुल गांधी जी संविधान की प्रति दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्र सरकार तो ये अधिसूचना जारी कर रही है। देखो, केंद्र सरकार घबरा गई है। केंद्र सरकार, राहुल जी ने जो एजेंडा सेट किया और वाकई में देश को बताया कि संविधान खतरे में है, उस चीज को लेकर मोदी जी 25 जून की बात कर रहे हैं। मैं मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूं कि आप मनुस्मृति का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? गुप्ता जी, ग्वालियर चंबल में आपकी सीटें कम होने का जो परिणाम है उसको क्या मानते कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के मतदाता हैं वो आपके पक्ष में नहीं आ पाए? देखिए, देश में पूरे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के वोटरों ने इस बात को समझ लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में रखेंगे, और तो ये हमारा संविधान खत्म कर देगी, ये हमारी वोट की आज़ादी को खत्म कर देगी, बोलने की आज़ादी को खत्म कर देगी। जो 400 पार का आंकड़ा, और बड़े घमंड में बोलते थे, गुप्ता जी भी बोलते थे कई डिबेटों में कि अब की बार 400 पार, अब इनका जो बोलने का रुतबा था वो कम हुआ है। और मैं अभी आपसे और कहना चाहता हूं कि अभी तो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है। आप भी जानते हैं और गुप्ता जी भी जानते हैं कि आने वाले भविष्य में कब इनकी सरकार चली जाए ये किसी ने नहीं देखा। लेकिन
जहां तक नैरेटिव की बात है, ये नैरेटिव की बात नहीं है, ये हकीकत की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस देश से संविधान को खत्म करना चाहती है, और संविधान को सिर्फ इसलिए खत्म करना चाहती है कि संविधान एक दलित के बेटे ने लिखा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, और ये बात इनको पीड़ा देती है कि संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। तो अगर संविधान बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखते, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या जरूरत है संविधान को खत्म करने की, जिस संविधान के तले पूरे देश में, चाहे पूरे जितने भी हमारे देश के धर्म हो, जातियां हो, सब एक साथ भाईचारे के साथ रहती है। ठीक है प्रदीप जी, और ये देश प्रदीप जी समय का ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ा है। ठीक है, समय का ध्यान रखते हुए वापस आता हूँ आपके पास में, संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वापस आता हूँ आपके पास में। योगेश गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कम शब्दों में बात रखें, फिर सौरभ जी के पास जाना चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी जी 543 में से 99 सीट ला कर पप्पू को पास करने पे तुली हुई है पूरी कांग्रेस पार्टी कि पप्पू पास हो गया। तो ये गलत फहमी है। जातिगत जनगणना के आधार पर जो राहुल गांधी जी षड्यंत्र कर रहे थे देशवासियों के साथ कि वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित कराएं, विभिन्न जातियों में समूहों में बांटा जाए हिंदुस्तान की जनता को, तो हिंदुस्तान के मतदाताओं ने बड़ी समझदारी से राहुल गांधी के इस अभियान को विफल कर दिया। ठीक है योगेश गुप्ता जी, अभी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मोदी जी ने देशवासियों को बताया कि 4 जातियां हैं, पहली महिला, दूसरी युवा, पिछड़ा क्यों चिल्लाते हैं गुप्ता जी, तीसरी किसान और चौथी गरीब कल्याण। ये 4 जातियां हैं देशवासियों की। ठीक है, आप गुप्ता जी मेरा एक प्रश्न शामिल कर लीजिएगा। आपने कहा जातिगत जनगणना को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं राहुल गांधी। जातिगत जनगणना के जिस राज्य सरकार ने आंकड़े जाहिर किए, उस पर कोर्ट ने रोक लगाई, हाई कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वो आपके साथी हैं। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, वहां तो जातिगत जनगणना करा करके, सर्वे करा करके उसके आंकड़े जारी किए हैं। तो फिर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात करें तो वो भ्रम कैसे फैला रहे हैं? नहीं, जातिगत जनगणना की डिमांड करके खड़के जी और राहुल गांधी जी ने पूरे देशव्यापी जो अभियान चलाया था उसको देश की और प्रदेश की जनता ने विफल किया, सिरे से खारिज किया उनके इस अभियान को। तत्पश्चात ही तो आज एनडीए के नेतृत्व में माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ठीक है, वापस अगर हम कहते थे अब की बार 400 पार, तो हम ये भी कहते थे पुनः एक बार मोदी सरकार। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में। आपने अभी कहा कि एनडीए के नेतृत्व में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और अभी आपने कहा कि अब की बार मोदी सरकार। तो ये मोदी सरकार है कि एनडीए सरकार है? मोदी सरकार एनडीए के नेतृत्व में काम कर रही है। ठीक है, सरकार है, ठीक है, मोदी सरकार एनडीए के नेतृत्व में काम कर रही है। वापस आता हूँ आपके पास में। देखिए, मोदी जी और एनडीए अलग अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से जब सरकार थी तब सिर्फ मोदी जी थे, एनडीए नहीं था गुप्ता जी, आप भी जानते हैं इस बात को। ठीक है, पिछले 10 सालों में भी ये गठबंधन था और अभी भी है। चलिए वापस आता हूँ, सौरभ दुबे जी हमारे साथ हैं। हिंदी गठबंधन था। ठीक है गुप्ता जी वापस आता हूँ, सौरभ दुबे जी के पास आना चाहूंगा। ममता जी ने निकाल दी थी। ठीक है गुप्ता जी आ रहा हूँ आपका सौरभ जी के पास जाना चाहूंगा। सौरभ दुबे जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से बात हो रही है मध्य प्रदेश। ठीक है, एक मिनट प्रदीप जी और मेहमान हमारे साथ है, वापस आता हूँ आपके पास में। सौरभ दुबे जी आपसे जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो चुनाव परिणाम आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, चाहे विधानसभा के चाहे लोकसभा के, इनके बावजूद भी समीक्षा की जा रही है कि ग्वालियर चंबल संभाग के वो बूथ जहां पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाता ज्यादा हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत कम वोट मिला है। जीते जरूर हैं पर वोट कम मिला है, इसकी समीक्षा की जा रही है। ये भी बात आ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी दलित मतदाताओं का दिल नहीं जीत पाई है? सूरज जी, हमारे साथ पैनल पर अभी ये दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जी, बिडरवार जी और योगेश गुप्ता जी, और दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अपनी पार्टी का हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये हित साधने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, इन पर तो मैं बाद में उंगली उठाऊंगा, क्योंकि जनता पर कोई उंगली नहीं उठा पाता। और मैं जनता पर पहले उंगली उठाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये लोग तो मजबूर है। मजबूर इसलिए क्योंकि जनता भी हमें मानना पड़ेगा कि जाति के आधार पर वोट देती है। ये दुर्भाग्य है कि आज भी जनता जाति के आधार पर वोट देती है। जब जनता जाति के आधार पर वोट देगी तो ये लोग भी उसी तरह की बातें करेंगे कि जाति को साथ में लेकर अपना हित साधेंगे। अगर जनता विकास के आधार पर वोट देना शुरू कर दे
जनता मुद्दों के आधार पर वोट देना शुरू कर दे। मुझे जनता का वोट नहीं चाहिए, इसलिए मैं कह सकता हूं ये बात खुलकर। इन लोगों को जनता का वोट चाहिए, इसलिए ये लोग खुलकर नहीं कह सकते। अब ये अभी गुप्ता जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मोदी जी ने 4 जातियां बता दी, गरीब, महिला, किसान। अरे भैया, मोदी जी ने जातियां बता दी तो बता देने से क्या हो जाती हैं क्या जातियां? आप बाकी जातियों के जाति प्रमाण पत्र बनवाना बंद कर दीजिए, या गरीब के ही जाति प्रमाण पत्र बनवाइए, महिला का ही प्रमाण पत्र बनवाइए। सब कुछ कागज से होता है ना श्रीमान इस देश में, कह देने से कुछ नहीं होता ना। अगर मैं कह दूंगा कि मैं फलानी जाति का हूं तो नहीं माना जाएगा ना, कि जब मैं कागज दिखाऊंगा तब माना जाएगा। तो मोदी जी ने कह दिया, ऐसा संभव नहीं है कि मोदी जी कह दें तो ये जाति बदल जाए। जाति है, ये कड़वा सच है, मानना पड़ेगा, लेकिन उस जाति विशेष के व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए, जो कमजोर जाति का व्यक्ति है, वो लाभ नहीं मिल पाता, चाहे सरकार किसी की भी बनी रहे। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, दावे बड़े बड़े होते हैं मंच से। अभी ये अहरवा मनुस्मृति ले आए थे, इतनी भारी बात है, किसने मनुस्मृति पढ़ी है? आम लोगों से पूछ लीजिए मनुस्मृति की जानकारी किसी है क्या? क्या लिखा है मनुस्मृति में? तो बात वो कीजिए जो आम लोगों की समझ आए। हमें वर्तमान में तत्काल में क्या मिल रहा है, स्थिति क्या है, बहुत ज्यादा डीप आपको साहित्यिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जनता का हित करना है, उन्हें प्राथमिक सुविधाएं दिलानी है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। बहुत अब मनुस्मृति में क्या लिखा है, श्रृंग वेद में क्या लिखा है, पुराण में क्या लिखा है, इन सब बातों का यहाँ क्या मतलब? सरकार का काम ये नहीं है ना। सरकार का काम तो अपनी जनता को सुविधाएं देना है, राहत देना है, उनका जीवन सरल, सफल और सुखद बनाना है। चलिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। ठीक है। अभी जैसा आपने कहा कि भाई ये सरकार का काम है कि वो जनता के लिए योजनाओं को सुगम करे, योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, जनता की परेशानियां कम हो, ये हर सरकार का काम है। लेकिन योगेश गुप्ता जी, जैसी बात अभी सौरभ दुबे जी ने जो बात कही कि हमारे यहाँ वो सिस्टम है कि आपने भी उस बात को स्वीकार किया कि जाति देख करके वोट दी जाती है कई जगह। तो लेकिन यहाँ एक बात है कि आपने कहा कि राहुल गांधी जाति का जनगणना की बात कर रहे हैं, जाति की बात की जा रही है। हमने देखा है राजनीतिक दल जब अपने प्रत्याशी का चयन करते हैं तो उसमें सबसे पहले राजनीतिक समीकरणों के अलावा जातिगत समीकरण देखे जाते हैं कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस जाति के मतदाता ज़्यादा हैं, तो राजनीतिक दल उस जाति के प्रत्याशी को वहाँ खड़ा कर देते हैं। फिर ये समीकरण क्यों आ जाते हैं? देखिए सूरज जी, माननीय पत्रकार महोदय ने जो बात उठाई कि मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होता, मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि जो देश को जातिगत जनगणना के आधार पर विभाजन करने की जो षड्यंत्रकारी योजना कांग्रेस लेकर आई थी, उसके विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को बताया कि आज देश में प्राथमिकता से काम करने की जरूरत है, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए। और निश्चित रूप से जब हम लाडली बहना योजना संचालित करते हैं तो 1,29,00,000 लाडली बहनों में दलित भी होता है, जनजाति वर्ग भी होता है, हमारा अल्पसंख्यक वर्ग भी होता है, और उसमें जो उस समग्र आईडी के अनुरूप अन्य जातियां होती हैं वो भी शामिल है। इसी प्रकार उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत अगर मध्य प्रदेश में हम 44 लाख बहनों को उनके खातों में धनराशि डालते हैं तो पूरे देश में ये आंकड़ा लगभग 40 करोड़ के आसपास। नहीं, मेरा प्रश्न, प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में अपनी जो जातियां हैं उनको जस्टिफाइड इसलिए कर रहा हूँ सूरज जी, क्योंकि सौरभ दुबे जी ने उन पर प्रश्न उठाए, तो उसमें विकास भी आता है, उनका उन्नयन भी आता है, ठीक है। आरोप प्रदीप जी आपके पास 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण के लिए, ठीक है गुप्ता जी, आवास प्रदान किए गए हैं। ठीक है गुप्ता जी, वापस आ रहा हूँ। सौरभ दुबे जी कुछ कह रहे हैं, सौरभ दुबे जी कुछ कह रहे हैं। जी सौरभ जी। गुप्ता जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हो सकता हूँ कि आपने एक जो गुलदस्ता बनाया था, कांग्रेस ने अपने हिसाब से उस गुलदस्ते में काट छांट करने की कोशिश की। मैं मान सकता हूं आपकी इस बात को, लेकिन अगर कांग्रेस की तरफ से इकोनॉमिक सर्वे की बात की गई तो इकोनॉमिक सर्वे की बात आपको भी सहमति पूर्ण स्वीकार कर लेनी चाहिए थी। इसमें बुराई क्या थी? ठीक है, केवल अगर किसी की कुछ अच्छाई है तो उसे स्वीकार कीजिए, बुराई है तो उसे स्वीकार कीजिए। राजनीतिक
आप बताइए क्या राजनीतिक समझ ये नहीं कहती? चलिए वापस आता हूँ आपके पास में भी जिस तरह से। जी गुप्ता जी, कम शब्दों में बात रखें अपनी। देखिए सूरज जी, आर्थिक आधार पर जी सवर्णों को आरक्षण की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र की और प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। हाँ, मध्य प्रदेश मैं पहला आरक्षण राज्य की है। वकालत नहीं कर रहा श्रीमान, आर्थिक तो आधार पर आरक्षण की मैंने बात ही नहीं की। इकोनॉमी मैंने और केवल इकोनॉमी इकोनॉमिक के सर्वे की बात की जी, है। इकोनॉमिक सर्वे में, आर्थिक सर्वेक्षण में ये आता है, इसीलिए मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, आर्थिक रूप से आज विश्व में भारत 5वीं महाशक्ति है। ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी। मध्य चलिए प्रदेश के संदर्भ चलिए में चलिए बात ठीक है, करूं तो वापस आता हूँ। 16% प्रदीप जी आप कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात 16% रखें, की वापस आता हूँ। हासिल ठीक करी है है। ठीक है जी, प्रदीप जी अपनी बात रखें। मेरा प्रश्न की बात आपसे से भी थोड़ा वही सा है जो गुप्ता जी से था कि जब राजनीतिक दल जीत की उम्मीद से प्रत्याशी खड़ा करते हैं, आज बात हो रही कि जाति नहीं देखते, जाति या भेदभाव नहीं करते। जी प्रदीप जी ने जो कहा कि जाति है और स्वीकार करना चाहिए, मैं भी स्वीकार करता हूँ, आप भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारे देश में हर चीज जाति के आधार पर चलती है। अब हमारे राहुल जी ने कहा कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, तो जाति जनगणना उन्होंने क्यों कही ये बात? क्योंकि देश में अगर कहीं कोई कमजोर है, कौन सी जाति वर्ग का व्यक्ति कमजोर है, उसके पास साधन है, संसाधन है, जमीन है, जायदाद है, व्यापार है, नहीं है, इसकी जानकारी देश के सामने आनी चाहिए। इसमें कोई बुराई तो है नहीं। जब राहुल जी ने जाति जनगणना की बात की तो मोदी जी ने ये कहा कि राहुल जी देश की बहन बेटियों के मंगलसूत्र छीन लेंगे अगर सरकार आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री और इनका दिवालियापन देखो कि किस तरीके की बात कर रहे हैं। आप अपने एजेंडा को रखिए, राहुल जी ने अपना एजेंडा रखा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। जब मेरी जाति मेरे नाम के आगे अगर अहिरवार लिखा जा रहा है, आपके नाम के अगर पाठक लिखा जा रहा है और देश में सब जानते हैं कि हम जातियों में बटे लोग हैं, वर्गों में बटे लोग हैं, तो उसका एक सब पूरा आंकड़ा इस देश के सामने आ जाए तो इसमें बुराई क्या है? ठीक है, उस हिसाब से सरकार अपना बजट रखेगी। हम विषयांतर हो चुके हैं, हम विषयांतर हो चुके, जिस विषय पर हमारी चर्चा शुरू हुई थी उस विषय पर हम नहीं है, वापस अपने विषय पर आएंगे। लेते हैं ठीक है, वोट लेने के समय रोने लगते हैं कि मैं पिछड़ा हूं। ठीक है, और जब आदिवासियों की बात आती है तो मुर्मू जी को आगे ले आ जाते हैं कि हमने आदिवासी समाज से राष्ट्रपति दिया, दलित समाज से राष्ट्रपति दिया। समय की सीमा का ध्यान रखते लाभ लेना होता है ठीक है, तो जाति आगे कर देते हैं, और जब इनको नुकसान की बात आती है तो ये लोग कहते हैं कि देश में सिर्फ 4 जाति। चलिए प्रदीप जी, चूंकि समय की सीमा है, योगेश गुप्ता जी 30 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर सौरभ जी के पास जाना चाहूंगा। देखिए सूरज जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो देश का परिदृश्य माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से बदला है, तो निश्चित रूप से विभिन्न वर्गों, समूह और जातियों में बटी हुई हिंदुस्तान की जनता को मध्य प्रदेश संगठित करने का, मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति मतदाताओं तक पहुंच बनाने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति माननीय मोदी जी को जाता है। और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जो 80 सीटें हैं, उनमें से 50 सीटों पर हमको जन आशीर्वाद मिला है, 30 पर नहीं मिला है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जनजाति वर्गों में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता बढ़ी है। ठीक है, और हम इस विश्वसनीयता को कायम रखते हुए आगे 30% पे भी जाएंगे, चलिए 20% पे भी जाएंगे। ठीक है, सौरभ दुबे जी आपके पास आ रहा हूँ पूरी चर्चा पर। अंतिम प्रतिक्रिया विषय पर जो हमारी चर्चा हुई थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी वो मतदाता जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, उन मतदाताओं तक पूरी पैठ नहीं बना सकी। ये सब भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा बैठक में जो बात सामने आई है, और उसके कारण से जैसा कि अभी गुप्ता जी ने कहा कि वो जो 20% चीज़ें अभी बाकी हैं, हम उसको पूरा करके 100% करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी कारगर हो पाएगी, और कांग्रेस की जो कोशिश है, क्योंकि वो जो मतदाता है, इस वर्ग के जो मतदाता है वो 3 भागों में बटे हैं। वो सपा को भी मतदान करते हैं, बसपा को भी पक्ष में भी उनके मतदान जाते हैं, और कांग्रेस के पक्ष में भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास कितना सफल हो पाएगा? सूरज भाई, एक ही जादू बार बार नहीं चल सकता, और एक ही जादू हर व्यक्ति पर नहीं चल सकता। जो एक भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को रिझाने की कोशिश की, या उनका जो एजेंडा रहा, एजेंडे से वो वर्ग जो है प्रभावित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उन कारणों की समीक्षा करनी होगी, क्योंकि वो जो वर्ग है बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का यापन कर रहा है। उसके लिए आज भी कोई धर्म बड़ा विशेष मुद्दा नहीं, उसके लिए मुद्दा है उसके रोजगार, उसके लिए मुद्दा है आवास, उसके लिए मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी जरूरतें हैं। जो जाहिर सी बात है, जो ये वर्ग है कमजोर तबका है, और इस कमजोर तबके की जब ये जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही, तो वो कैसे विश्वास कर ले, ठीक है, सही कहा आपने, राजनीतिक दलों की बातों को मान ले। ठीक है, आपने कहा कि ये कमजोर वर्ग जो है, जो आज भी अपने आप को कमजोर और पिछड़ा वर्ग मानता है,
उनकी ज़रूरतों की बात है कि उनकी ज़रूरतें पूरी करने में कौन कामयाब हो पाता है, क्योंकि हमने देखा कि 2018 में जब चुनाव परिणाम आए तो उन चुनाव परिणामों में इस वर्ग के जो वोट थे वो महत्वपूर्ण थे, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट को लेकर के जो तमाम तरह की बातें थी, उन बातों का जो प्रदर्शन हुआ उसमें लोगों की मौत हुई, वो चीज़ें कहीं प्रभावित रही हैं। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की यदि हम बात करें तो यहाँ इस वर्ग का जो मतदाता है वो भागों में बटा हुआ है, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की पूरी पैठ बनाने की अब रणनीति क्या होगी ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय अनुमति नहीं देता। चर्चा को विराम देंगे। प्रदीप अहिरबार जी, सौरभ दुबे जी, योगेश गुप्ता जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है दलितों से कितने दूर कितने पास। अब दलितों का दिल जीतने में भारतीय जनता पार्टी कितनी सफल हुई है, और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी समीक्षा बैठक में यह बात सामने निकल के आई है। और अब भारतीय जनता पार्टी इस वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए क्या रणनीति अपनाती है और अगले चुनाव में उसका क्या परिणाम सामने आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारा आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।